परिवार के पास बैठ के इनके आंसू पूछने की हिम्मत है क्या? यहाँ के कप्तान को, यहाँ के डीएम को, यहाँ के आईजी को, डीआईजी को, कमिश्नर को या डीजीपी को फोन करके कहने की हिम्मत है कि इनके साथ जुल्म क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपनी पार्टियों के बंधुआ मजदूर हैं, उनको तनख्वाह मिल रही है, वो अपनी पार्टियों काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सत्ता मिल सकती है, लेकिन अगर सत्ता विचारधारा के आधार पर, मिशन के आधार पर नहीं मिली तो समाज का कोई भला नहीं हो सकता। आज आपकी तरफ आंखें फैला के देख रहा है, आंखें फैला के पलके बिछा के देख रहा है पूरे प्रदेश का मुस्लिम समाज कि अगर चंद्रशेखर का दलित समाज और पिछड़ा समाज उसके साथ खड़े हो जाए तो इस आदमी के जरिए आने वाले भविष्य में इस गुंडागर्दी को भी खत्म किया जा सकता है और सम्मान का जीवन भी मिल सकता है। परिवर्तित होगी जब आप अपनी पार्टी को मजबूत कर लोगे, क्योंकि जो अलायंस और जो सरकार या नेता आज हैं वो सत्ता को नहीं हिला सकते। ये आपने 2022 में भी देख लिया। जो गठजोड़ अलायंस का हमने बनाया है नगीना में, वही अलायंस का गठजोड़ अगर आप यहां बना लो तो बताओ कामयाबी मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? तो वो नारा जो है वोट हमारा राज तुम्हारा, वो सही हो जाएगा कि परिणाम आपके पक्ष में नहीं आएंगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जब मैं गया, मेरी मजाक उड़ाई कि भाई ये आ गया चप्पल वाला आदमी, ये एमपी बनेगा। बताओ ये चप्पल वाला 100 करोड़ वाले हैं। मैं नहीं डरा, मैंने अपने तमाम नेताओं को बिठा कहा कि हिम्मत मत हारो, आप चाहे रूखे में रखना, सूखे में रखना, खाना देना या नहीं देना, जिस तरह से आप चाहोगे उस तरह से आपके साथ गांव-गांव जाके मैं भी मेहनत करूंगा, क्योंकि हम सुख सुविधा की राजनीति के चक्कर में नहीं। अगर सुख सुविधा की राजनीति चाहिए होती तो मैं दिल्ली में पड़ के एसी के कमरे में आराम कर रहा होता। पार्टी लेकिन लक्ष्य के प्रति डटे रहे, इसलिए वो आंदोलन कामयाब कर पाए। अगर आप भी डटे रहे तो मुझसे लिखवा के ले लो, एफिडेविट ले लो, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद, और मैं आपको संकल्प करके एफिडेविट देता हूं कि 10 साल में देश की सबसे बड़ी पार्टी में आपका शुमार होगा। मुझसे आप एफिडेविट लिखवा लें। संविधान ने उनको बराबर के अधिकार दिए हैं, तो वो महिलाएं भी हमारे साथ बैठी हैं, और दो बहनों को मैं पत्रकारिता करते भी यहां देख रहा हूं। ये संविधान ने अवसर दिए हैं। ये अवसरों की समता का कारण है कि आज राष्ट्रपति महिला है। ये अवसर की समता का कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी भी इस देश की प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। ये अवसर की समता का कारण है कि हमारे परिवार की हमारी बड़ी बहन 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। ये अवसर की समता का कारण है। लेकिन आप महसूस करो, अगर अवसर की समता खत्म हो जाएगी तो क्या करोगे? देखो, हमें किसी को कोसने से काम नहीं चलेगा। आप ये जानते हैं, कोई भी परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज पैदा होती है तो एक समय आने पे वो कमजोर भी होती है, खत्म भी होती है। जब मैं पैदा हुआ मैं बच्चा था, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं यंग एज में आया। आज मैं एक मैच्योर आदमी हूं। 10-20 साल में ऐसा नहीं रहूंगा। 10-20 साल मेरी उम्र अब घटने की तरफ को चलेगी, मैं वृद्ध होता जाऊंगा। तो आज जो मेरे अंदर क्षमता है वो 20 साल बाद नहीं रहेगी, और जो मेरे अंदर आज क्षमता है वो 20 साल पहले भी नहीं थी। समझते नहीं समझते? समय के साथ चीजें बनती हैं। पिछला आंदोलन बना, तमाम साथियों ने सींचा और हम लोग भी उसके सिपाही रहे। आंदोलन मजबूत हुआ, आंदोलन ने ताकत हासिल की, ताकत आई, समाज में संरक्षण आया, समाज में आगे बढ़ने की हिम्मत आई, मनोबल बढ़ा और हमारे लोग आगे बढ़ने लगे। ठेकेदार भी पैदा होने लगे और डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज भी पैदा होने लगे। हमारे यहाँ एमपी, एमएलए पैदा होने लगे, मंत्री भी बनने लगे, हमारी सुनवाई भी होने लगी। लेकिन आप ये जानते हैं, इसमें मेरा आपका दोष नहीं है कि हमारे नेताओं की लापरवाही की वजह से, उनके गैर जिम्मेदार फैसलों की वजह से और उनकी नीतियों की वजह से वो आंदोलन गड्ढे में चला गया। काशीराम साहब कहते थे, सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जो आदमी जानबूझ के दड़ खींच के पड़ जाए या जो आदमी मर्द हो जाए उसको जगाया नहीं जा सकता है। आप और मैं जानते हैं कि पिछला आंदोलन किस अवस्था में है। आपको क्या उम्मीद है कि उस आंदोलन से कुछ हो सकता है? बताओ जितने लोग यहां बैठे, क्या हो सकता है उस आंदोलन से कुछ? और अगर नहीं हो सकता तो फिर मुझे यह भी बताओ, क्या उस आंदोलन के भरोसे अब समाज को छोड़ देना चाहिए? क्योंकि जुल्म जाति तो बढ़ रही है, हक पे लूट तो, डाके तो पड़ रहे हैं। आप ये भी महसूस करो कि हम विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम महापुरुषों की विचारधारा का आंदोलन चला रहे हैं, तो हमारे लिए व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता, हमारे लिए विचार विशेष हैं। अगर हमारे लिए विचार विशेष हैं तो हमें आंदोलन की गति को रुकने नहीं देना चाहिए। और आज आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हो या देश हो, पूरे देश में अगर कोई आंदोलन, वैचारिक आंदोलन चला रहा है तो वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग। देखो, सत्ता आती है चली जाती है,
अगर वैचारिक शक्ति नहीं होगी, वैचारिक मूल्य नहीं होंगे, तो फिर सत्ता कभी अस्थायी नहीं हो सकती है और सत्ता से किसी समाज को लाभ नहीं हो सकता है। उसका उदाहरण भी मैं बताता हूं। आज भाजपा में क्या दलित पिछड़े नेताओं की कमी? बहुत एमपी हैं उनके, बहुत एमएलए हैं। आरक्षण की वजह से जो सीटें हमें मिली हैं उन पे भाजपा के बहुत सारे नेता जीत के गए हैं, मंत्री भी बना दिए गए। उदाहरण के तौर पे आगरा से जो हमारी एक बहन है उसको राज्यपाल भी बना, मिनिस्टर बना। एक हमारे कमिश्नर थे, उनका जी नहीं लगा कमिश्नरी करते हुए, उनको लगा कि भाई मुझे भी एमपी एमएलए बनना है, वो भी एमपी एमएलए बन गए और मंत्री भी बन गए। लेकिन क्या उनकी हिम्मत है कि इस परिवार के आगे आंसू पूछ दे? क्या इनके परिवार के पास बैठ के इनके आंसू पूछने की हिम्मत है? क्या यहाँ के कप्तान को, यहाँ के डीएम को, यहाँ के आईजी को, डीआईजी को, कमिश्नर को या डीजीपी को फोन करके कहने की हिम्मत है कि इनके साथ जुल्म क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपनी पार्टियों के बंधुआ मजदूर हैं, उनको तनख्वाह मिल रही है, वो अपनी पार्टियों काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सत्ता मिल सकती है, लेकिन अगर सत्ता विचारधारा के आधार पर, मिशन के आधार पर नहीं मिली तो समाज का कोई भला नहीं हो सकता है। आज आपको विश्वास नहीं होगा और मेरी बात पे विश्वास कर लो, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश का मुस्लिम समाज आपकी तरफ आंखें फैला के देख रहा है, आंखें फैला के पलके बिछा के देख रहा है पूरे प्रदेश का मुस्लिम समाज कि अगर चंद्रशेखर का दलित समाज और पिछड़ा समाज उसके साथ खड़े हो जाए तो इस आदमी के जरिए आने वाले भविष्य में इस गुंडागर्दी को भी खत्म किया जा सकता है और सम्मान का जीवन भी मिल सकता है। पूरा पिछड़े वर्ग जो वैचारिक आंदोलन है, जिन्होंने इस बार अलायंस को वोट करके भाजपा को रोकने का काम किया, लेकिन अलायंस का भी सच ये सुन लो, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं, उन्होंने मेरे साथ जो किया, हमारी पार्टी के साथ जो किया, जो धोखा में दिया, कोई बात नहीं, उनकी अपनी इच्छा मजबूरी हो सकती है। लेकिन आप ये बताओ, क्या उनमें से किसी नेता के अंदर हिम्मत है कि वो हमारे मरे हुए भाई के लिए कुछ बोल जाए? क्या उन तक खबर नहीं जाती? क्या उनके नेता नहीं पहुंचाते? क्या उनके अंदर हिम्मत है कि वो प्रमोशन रिजर्वेशन पे पार्लियामेंट में बोल जाए? हमारे कर्मचारियों के लिए लड़ने में हिम्मत है? क्या उनमें हिम्मत है मॉब लिंचिंग पे लड़ ले? नहीं, उनके अंदर हिम्मत नहीं है। उनको तो वोट चाहिए। आपने वोट दे दी, अब वो वोट लेके अपने अपने घरों में बैठ गए। जब आप पे जुल्म होगा तो आप आंखें उठा के देखोगे, तो आपको बिना आंखें उठाए देखे अगर कोई शख्स खड़ा मिलेगा तो वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता होगा, जो जाति धर्म से ऊपर उठ के जिसके मन में समाज के लिए पीड़ा है। वरना आपको बताओ कौन इन सरकारों से मरने के लिए लड़े? आप बताओ। और आपके सामने है, मुझसे कुछ, आपसे कुछ छिपा हुआ है क्या? अगर जरा सी गोली इधर हो जाती तो आज चंद्रशेखर एमपी नहीं, आपके घरों में तस्वीरों में होता कि हमारा एक भाई था जो हमें जगाने के लिए लड़ रहा था, लेकिन हम उसको बचा भी नहीं पाए, वो हमारे बीच से चला गया। महापुरुषों का तो आशीर्वाद है। 3-3 बार जान से मारने की कोशिश की गई और आज भी आप जानते हैं, मेरे साथी जानते हैं, मैं कितनी कठिन परिस्थितियों में, क्योंकि मंत्री जी ने कहा कि वो परिवार आपका इंतजार कर रहा है, भाई आपको आना है, आप भरोसा करो। मेरी प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई, मेरी रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द है कि मैं लेटने की स्थिति में भी नहीं, मगर मैंने इनसे नहीं कहा एक बार भी कि भाई कभी मंत्री जी का मनोबल ना टूट जाए कि हम यहाँ 10 दिन से अड़े हुए। अब ये बताओ, 69 साल के हमारे भाई डटे हुए हैं 10 दिन से वहां, तो इससे क्या एमपी एमएलए बन रहे हैं क्या? आप समझो ना, ये क्या है? इस समाज के प्रति प्रेम है, ये दर्द है, जो अपनापन जो है वो अपनापन है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं फिर भी पूरी हिम्मत करके चलाया, क्योंकि आपका मनोबल नहीं गिरना चाहिए। काशीराम साहब कहते थे समाज में 5 तरह के बल होते हैं। पहला बल बुद्धि बल, जो आदमी को जीवन के साथ मिलता है। दूसरा बाहुबल, जो उसके शरीर के साथ चलता है। और तीसरा, क्योंकि समाज बड़ा समाज में संख्या बहुत होती है तो वो जनबल होता है। और चौथा उसका धनबल होता है, जो समाज की पूंजी होती है, जो माँ बाप का दिया होता है, प्राकृतिक होता है, आर्थिक रूप से होता है। और ये चारों बल बेकार हो जाते हैं अगर 5वां बल किसी समाज में ना हो। और उस 5वें बल का नाम है मनोबल। जिनका मनोबल गिरा हुआ होता है वो कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। आज अगर देश में सत्ता से टकराने का मनोबल किसी में है तो वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के योद्धाओं में। इस बात का हमें गर्व करना चाहिए। और इसी बल के आधार पर हमने देश की 3-3 राष्ट्रीय पार्टियों को धूल चटाने का काम हमारे योद्धाओं ने नगीना में किया। और आप नहीं जानते, एडी चोटी का जोड़ लगाया। जो लोग आज हमसे पूछ रहे हैं कि आप इस अलायंस की तरफ हो, इस अलायंस की तरफ हो, मैंने उनसे यही पूछा कि आप ये बताओ, जब ये दोनों अलायंस एडी चोटी का जोड़ लगा के मुझे हराने के लिए वहां प्रयास कर रहे थे
तो अगर नगीना की महान जनता और भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग मेरा संरक्षण नहीं करते, मुझे ताकत नहीं देते, मेरी बात को सही मान के वोट को सही जगह प्रयोग नहीं करते, तो फिर मैं इनके खेमे में आने लायक रहता ही कहां। ये तो पूरा बल इस हक वंचित समाज का है, जो समय समय पर निर्णय लेके अपना नेतृत्व तैयार करता है, जिस नेतृत्व को लंबे समय तक वो देखता परखता है, पिन मार मार के कि भाई ये कहीं झूठा तो नहीं है, ये धोखेबाज तो नहीं है, ये स्वार्थी तो नहीं है, ये लालची तो नहीं है, ये किसी का भेजा हुआ तो नहीं है, ये दुश्मन का आदमी तो नहीं है, ये हमें छोड़ के तो नहीं जाएगा। और जब वो देख लेता है कि ये तो 100% हमारे लिए ईमानदार है, फिर वो साथ देता है। इसी का उदाहरण है कि वहां हमारी पुरानी पार्टी को 1% वोट मिला और 99% समाज का वोट हमें मिला। ये समाज में बदलाव है। और आज आप नहीं भरोसा तो आप देखो, भले ही भारत का मीडिया उस तरह से ना दिखाए, लेकिन ये कड़वा सच है। जहां जहां उपचुनाव है आप पता करा के देख लो, उनके अंदर ये प्रबल इच्छा है कि इस बार हमें यहां से आजाद समाज पार्टी का असेंबली का मेंबर जिता के भेजना है। उनके मन में ये इच्छा बहुत मजबूत हो रही है बिना आपके पहुंचे। आज दौड़ लग गई है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं, एक एक सीट पे 20-20 प्रत्याशी हमारे पास आ रहे हैं कि साहब मुझे भी लड़ा दो, मुझे भी लड़ा दो। मगर मैंने इनसे कहा कि मिशनरी व्यक्ति को लड़ाना है, जो जब वोट जनता उसको दे दे और वो असेंबली में जाए तो उसका मुंह किसी भी तरह से किसी भय में चुप ना हो जाए, और जनता की आवाज वो जिस तरह से पार्लियामेंट में हम वहां लड़ेंगे उस तरह से असेंबली में भी उठाने का काम करे। क्योंकि इस चुनाव से पहले हमारे ऊपर बड़ी तीखे आरोप लगते थे कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, उनको इतने वोट मिलेंगे, उनको उतने वोट मिलेंगे, वो ये कर जाएंगे, वो ये कर। जनता ने, सबका मुंह जनता ने मुंह बंद किया। हमने नहीं किसी को कुछ भी कहा, सबका मुंह जनता ने बंद किया। लेकिन जनता तक हमारा संदेश लेके कौन गया? जनता तक हमारा संदेश ये नीले पटके वाले, ये ऊर्जावान, संघर्षशील आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेतागण, जिन्होंने कफन बांध लिया था कि हम साबित करके दिखाएंगे कि हम सिर्फ ये जो भीड़ इकट्ठा करती है, ये भीड़ नहीं है, ये हमारे हमसे प्यार करने वाले हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं। ये बल हम पैदा करके दिखाएंगे और आपने कर भी दिया। पूरे देश में देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन आप बताओ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किस सीट की है तो बताओ कौन सी सीट की है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि नामुमकिन को मुमकिन करके आपने दिखाया। जब नामुमकिन को मुमकिन आप लोग नगीना में कर सकते हो तो आप खैर में भी कर सकते हो, मुझे इस बात का प्रबल भरोसा। लेकिन ये होगा तब जब आप ये समझ के ना लड़े कि हम प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं, जब ये समझ के लड़ेंगे कि हम खुद लड़ रहे हैं और इस चुनाव को चुनाव ना समझ के अपने आत्मसम्मान की लड़ाई समझ के आप वहां जाके जो जो ड्यूटी जिस विधानसभा जिस जिले की लगे वो उतने काम को समय से पूरा करे। और बिना बहुजन समाज में भाईचारा बनाए बगैर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जब बहुजन समाज में भाईचारा पैदा होगा, जब दलित, पिछड़े और मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक और न्याय पसंद लोग आपको समर्थन करने लगेंगे, और जब हम उनकी आवाज पार्लियामेंट से उठाएंगे और पार्लियामेंट के बाद सड़कों पे उठाएंगे, तो एक विश्वास जो बनेगा किसानों में, मजदूरों में, नौजवानों में, महिलाओं में, उसी विश्वास को हमें वोट की शक्ति के रूप में बदलना है। इसके लिए ये नहीं सोचना है कि मुझे छोटी जिम्मेदारी दी, मेरा कद बड़ा है, मेरा सम्मान बड़ा है, उसको समझना। हमने देखा है एक बार हमारे यहाँ एक हमारी पुरानी पार्टी के बड़ी नेता की जिम्मेदारी, जो बहुत बड़े स्तर का नेता था, एक विधानसभा पे लगाई गई, उनको विधानसभा का प्रभारी बनाया गया। क्योंकि ये हमारे लिए चैलेंज है। पहले तो हमें तय करना होगा क्या हम चैलेंज उठाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं या नहीं है? ऐसे मुट्ठी बंद करो अगर तैयार हो तो। अगर तैयार हो तो ऐसे मुट्ठी बंद करो। और जिनके मन में संकोच बचेगा, मेरा भरोसा है कि अगले 2 महीने के अंदर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग संघर्ष से सारे संकोच खत्म कर देंगे। कैलाश जी और तमाम साथी, राहुल जी और तमाम हमारे पुराने साथी भी यहां बैठे हैं। मेरा आपसे कहना, जिसको बूथ की जिम्मेदारी मिले वो बूथ का काम करे। आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होना और किसी से नहीं होना है, समझ रहे हो? और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने समर्पित है आप जानते हो। उनका मुकाबला करने के लिए आपको उनसे ज्यादा समर्पण अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, उनसे ज्यादा संघर्ष आपको करना पड़ेगा। उन पे साधन है, संसाधन है, उन पे मीडिया है, उन पे मनी है, उन पे नेता है, विधायक है, जाति के आधार पे उनके पास नेता है। आपके पास सिर्फ संघर्ष है और संघर्ष का कोई तोड़ नहीं है। मैं अपने बहादुर योद्धाओं को जानता हूं, जब वो मोटरसाइकिल पे घूम घूम के बड़ी से बड़ी चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं तो उनके लिए यही एक चुनौती है। क्योंकि
आज मैंने आपकी आंखों में तकलीफें देखी, आंसू देखे, आज मैंने आपके दिलों में दर्द देखा, आपके मुरझाए हुए चेहरे देखे। आप मुरझाए हुए चेहरे इसलिए हैं कि आपके क्षेत्र में जुल्म हो रहा है। ये जुल्म तब तक जारी रहेगा जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। सत्ता तब परिवर्तित होगी जब आप अपनी पार्टी को मजबूत कर लोगे, क्योंकि जो अलायंस और जो सरकार या नेता आज हैं वो सत्ता को नहीं हिला सकते। ये आपने 2022 में भी देख लिया। जो गठजोड़ अलायंस का हमने बनाया है नगीना में, वही अलायंस का गठजोड़ अगर आप यहां बना लो तो बताओ कामयाबी मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? तो वो नारा जो है वोट हमारा राज तुम्हारा, वो सही हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, जिसकी जो ड्यूटी यहां जो भी प्रभारी और प्रदेश की टीम जो जिसको लगाएगी वो उसी ड्यूटी को अदा करे, उससे बाहर ना जाए। जिला अध्यक्ष जी को भी मैं बधाई देता हूं और भीम आर्मी के जिला संयोजक जी को बधाई देता हूं और विधानसभा अध्यक्षों को भी, कमेटियों को भी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी इंपॉर्टेंट है, बूथ वाले की भी, सेक्टर वाले की भी, विधानसभा लेवल की भी, जिला लेवल की भी, और तमाम जो बिना पद के लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी अहम है। अगर आपने काम करके दिखा दिया तो हमारे साथी ने कहा, निजाम भाई ने, कि भाई हम 32 में चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, आपने इस सरकार को समझा? अभी जो केंद्र में बनी, इस सरकार में 2 नेता हैं, एक का नाम है नीतीश कुमार और दूसरे का नाम है नवीन पटनायक, है चंद्रबाबू नायडू। वो दोनों नेता क्या हैसियत है इस समय देश में, आप समझते हो क्या हैसियत है? वो चाहे तो दिल्ली की कुर्सी को ऐसे गिरा दे, है या नहीं है? है या नहीं है? तो क्यों कहते हो कि 32 तक जाएगी बात? आप मुझसे लिखवा के ले लो कि 27 में आपके हाथ में ताकत आ रही है, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जितना मनोबल हमारे लोगों का ऊंचा है, उतना तो सत्ता में बैठे लोगों का मनोबल भी ऊंचा नहीं है। लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद भैया की नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। ये चलेगा जिसको जो जिम्मेदारी दे दी जाए वो अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल जिम्मेदारी से निर्वहन करे, तब ये काम चले। और देखो, एक बात मैं आपसे कहता हूं, जिन लोगों को आपके आगे बढ़ने तकलीफ होगी वो आपके साथ वाद विवाद करेंगे, इस तरह की उल्टी सी बात। झगड़ा नहीं करना है किसी के साथ। झगड़ा करने को इस तरह समझो, आपको एक सफर तय करना है, बीच में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, रास्ता खराब हो जाता है, कांटे पड़े हो जाते हैं, सफर जिस चीज से कर रहे हो वो खराब हो जाती, तो आपका समय लगेगा। फिर बात 32 तक ही चली जाएगी, तो 32 तक नहीं जाने देना है, समझ रहे हो? अभी तो बहुत लड़ाई लड़नी है, बैकलॉग की लड़ाई लड़नी है कि नौजवानों को रोजगार मिले। अभी लड़ाई लड़नी है कि आपके क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल एरिया लगे, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले, प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC के लोगों को मिले, इसकी लड़ाई लड़नी है। और महिलाओं को कुटीर उद्योग लग के रोजगार मिले, इसकी लड़ाई लड़नी है। और सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है कि देश का एजुकेशन सिस्टम सुधरे। कैसे? जब तक जिला अधिकारी, जब तक विधायक जी, जब तक सांसद जी, जब तक मंत्री जी, जब तक CO साहब, कोतवाल साहब, पटवारी साहब, सेक्रेटरी साहब और मजदूर साहब और किसान साहब का बेटा एक ही स्कूल में एक ही टेबल पर बैठ के नहीं पढ़ेगा, तब तक सिस्टम सुधरने वाला नहीं। और जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक उसका बड़े पैमाने पर लाभ नहीं मिल सकता है। एक परिवार को मिल जाएगा, 2 को मिल जाएगा, 10 को मिल जाएगा, नहीं बढ़ेगी बात। कब बनेगा? जब सिस्टम सुधरेगा, पॉलिसी बनेगी। सोचो, एक पॉलिसी लागू हो कि चाहे गरीब का बेटा, अमीर का, अधिकारी का हो या कर्मचारी का, जो भी सरकारी सेवा का लाभ ले रहे हैं, सरकारी सुविधा ले रहे हैं, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा। आप महसूस करो, जब जिलाधिकारी का बेटा जिस स्कूल में पढ़ेगा, क्या उस स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होगी? क्या उसकी बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी? क्या उसमें किताबें समय से नहीं मिलेगी? क्या मास्टर समय से नहीं पढ़ाएगा? उसी तरह से जब MP MLA साहब का बेटा वहां बैठा होगा, मंत्री जी का वहां बेटा बैठा होगा, तो बताओ सिस्टम सुधरेगा नहीं सुधरेगा? अब तो वहां किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के बच्चे बैठते हैं, तो बैठे रहे मरे, क्या फर्क पड़ता है? समझते हो? फिर इसी तरह से हमें हेल्थ सिस्टम को भी सुधारना। जब एक ही अस्पताल में एक बेड पे मंत्री जी के परिवार का, विधायक जी के परिवार का, नेताजी के परिवार का, अधिकारियों के परिवार का कोई भी व्यक्ति, जो कि मैं तो नहीं चाहता कोई बीमार हो, लेकिन जब बीमारी का इलाज करा रहा होगा और वहीं बराबर में किसान मजदूर भी इलाज करा रहा होगा, तो फिर
दवाइयां भी टाइम पे मिलेगी, डॉक्टर भी टाइम पे आएगा, दवाइयां भी अच्छी होंगी, चोर बाजारी भी नहीं होगी और बिल्डिंग भी अच्छी होगी, सुख सुविधाएं भी होंगी, तो सिस्टम सुधरेगा। पॉलिसी से सुधरता है सिस्टम, समझ रहे हो? अपने लोगों को अगर पैरों पे खड़ा करना है तो पॉलिसी बनाने वाला बनना पड़ेगा। तो पॉलिसी बनाने के लिए सत्ता को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। सत्ता तब हाथ में आएगी जब मजबूत संगठन होगा और सबसे ज्यादा संगठन के साथ समर्पण होगा लक्ष्य के प्रति। जब आप, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि परिणाम आपके पक्ष में नहीं आएंगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, जब मैं गया मेरी मजाक उड़ाई कि भाई ये आ गया चप्पल वाला आदमी, ये एमपी बनेगा, बताओ ये चप्पल वाला 100 करोड़ वाले हैं। मैं नहीं डरा, मैंने अपने तमाम नेताओं को बिठा कहा कि हिम्मत मत हारो, आप पे खोने कुछ नहीं है, आप मेहनत करो। जनता समझदार हो रही है, जनता देख रही है कौन उनके लिए अच्छा है कौन बुरा है। और देखो ऐसा परिणाम आया कि सारे नेता पैर रगड़ते रह गए और इतने मार्जिन से आप जीते कि उतने ही मार्जिन से देश का प्रधानमंत्री जीता। यह आपकी बहुत बड़ी जीत है। तो इसका मतलब समझो, जनता ने आपको स्वीकार कर लिया कि भाई इनको हमें ताकत देनी। जब जनता ने स्वीकार कर लिया तो फिर आप भी अपनी कमर को कस लो, आप अपनी बात को लेकर समाज के बीच में जाओ, उनको बिठाओ, समझाओ, उनको संगठन से जोड़ो, एक एक आदमी के टच में रहो, उनके दुख सुख में शामिल हो। और परमानेंट सोल्यूशन ये है कि सत्ता में आके लोगों के लिए पॉलिसी बना के भला किया जाए, वरना रोज आना पड़ेगा मुझे, कभी कोई मरा पड़ा होगा, कभी कोई मरा होगा, क्योंकि इन सत्ताओं में तो जुल्म नहीं बंद हो सकता। सोचो अगर आज हमारे हाथ में ताकत होती तो यहां का एसएसपी, वो आज उस पर सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज होता और उसको जेल जाना पड़ता, क्योंकि उनके रहते भी कानून का वायलेशन हो रहा है, समय पे काम पूरा नहीं हो रहा है और जिस उम्मीदों के साथ उनको, जिस विश्वास के साथ उनको कुर्सी पे बिठाया गया, वो अपना काम नहीं कर रहे। ऐसे यहां जिलाधिकारी के साथ होता, ऐसे ही थाना इंचार्ज के साथ होता, सीओ के साथ होता और पूरा हो सकता है पूरा थाना सस्पेंड होता, हो सकता है सारे अधिकारी सस्पेंड होते और पूरे प्रदेश को खबर लग जाती कि ये जुल्म नहीं करना, तो सारे अधिकारी 24 समय पे टाइम पे मिलते, सब कुछ होता। मगर कहां से होता? ये तब करने की शक्ति तभी आएगी ना जब राजनीतिक ताकत मिलेगी। तो मैं अपने साथियों से कह रहा हूं, खैर विधानसभा के साथियों से कह रहा हूं, अपने विधानसभा अध्यक्ष से कह रहा हूं, ये एक एक करके स्टेप चढ़ना है। एक स्टेप आप चढ़ गए, आपने सबका मुंह बंद करके बता दिया कि वोट के आधार पे हम सब ताकतवर बन सकते हैं। और दूसरा स्टेप उपचुनाव में आप इसको आगे बढ़ाओ, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, लगन करके मेहनत करो और फिर बाकी काम मैं भी आपके साथ आके, आप चाहे रूखे में रखना, सूखे में रखना, खाना देना या नहीं देना, जिस तरह से आप चाहोगे उस तरह से आपके साथ गांव-गांव जाके मैं भी मेहनत करूंगा, क्योंकि हम सुख सुविधा की राजनीति के चक्कर में नहीं। अगर सुख सुविधा की राजनीति चाहिए होती तो मैं दिल्ली में पड़ के एसी के कमरे में आराम कर रहा होता। जब समाज पे जुल्म होता है, गरीबों पे, मजलूमों पे जुल्म होता है, जब उन बच्चों को नोचा जाता है, जब बहन बेटियों का अपमान होता है, जब गरीब की जमीन दबाई जाती है, जब किसी की मॉब लिंचिंग होती है, किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मारा जाता है, तो मेरे अंदर बहुत पीड़ा होती है। लेकिन अब इतनी शक्ति है जितनी से लड़ पा रहा हूं, और शक्ति बढ़ाओगे तो और ताकत से लड़ेंगे। समझ रहे? तो इसलिए मैं पुनः आपसे कहूंगा और बहुत विश्वास से कहूंगा, मुझे अलीगढ़ में बहुत भरोसा है, क्योंकि अलीगढ़ में नौजवान जोश भी है तो अलीगढ़ में अनुभव भी है। अनुभव और जोश का ऐसा मेल जो है, जो अलीगढ़ में है, शायद ये कहीं और हो। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि महाराष्ट्र से मुझे एक सीख मिली थी, इस सीख पे आप गौर करना, ये बिल्कुल आपके लिए है। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हर व्यक्ति को लगेगा मुझे कहा। जब मैं महाराष्ट्र में एक बार था तो मैं अपने एक साथी के साथ गाड़ी में था, मिशन के साथी के साथ, भीम आर्मी के वो नेता थे। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि भाई ये हमारे लोग आपस में क्यों झगड़ते हैं, एक ही संगठन में काम करने वाले लोग आपस में मनमुटाव क्यों रखते हैं, झगड़ते क्यों हैं? तो मैंने उसको समझाया और इस पर आप सब लोग गौर करना। मैंने कहा कि ये मुंह से दिखावा करते हैं कि हम एक संगठन का, एक परिवार का हिस्सा है, हम भाई भाई हैं। क्योंकि अगर ये मन में मैत्री रखें, मन साफ रखें, तो दो सगे भाइयों में सुबह झगड़ा हो जाता है और शाम के टाइम वो एक प्लेट में भोजन खा लेते हैं। खा लेते नहीं खा लेते? बताओ मेरी बात गलत है सही है? खा लेते नहीं खा लेते? कोई तुम में भी होंगे दो भाई, बताओ झगड़ा होकर शाम में एकजुट हो जाते नहीं हो जाते? एक बिस्तर में सो जाते नहीं सो जाते हैं? एक ही गिलास में पानी पी लेते नहीं पी लेते? इसका मतलब उनके अंदर क्या है? मैत्री का भाव है। और हमारे यहां मुंह पे मैत्री का भाव है, मन में मैत्री का भाव नहीं है, क्योंकि हम ये सोचते हैं
कि भाई ये लड़ाई मेरी है उसकी, जिस दिन हम ये समझ जाएं कि हम सब मिशन के साथी हैं और सब हम अपना अपना योगदान कर रहे हैं, तो हम किसी से ईर्ष्या नहीं रखेंगे, किसी को बुरा भला नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं कहेंगे, सब लोग अपना योगदान करेंगे। क्योंकि जितना कर्ज मेरे ऊपर महापुरुषों का है उतना ही कर्ज आप लोगों के ऊपर भी महापुरुषों का है। जो अवसर मुझे मिले हैं वही अवसर आपको भी मिले हैं, वही अवसर देश में रहने वाली हर महिला को और वंचित वर्गों के हर तबके को मिले हैं, हर बेटा बेटी को मिले। ऐसा थोड़ा मुझे विशेष अवसर दिए। तो जब मैं अपने कर्ज को समझता हूं, कर्ज समझता कैसे हूं? समझता ऐसे हूं कि मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं महापुरुषों को पढ़ता हूं, उनके संघर्ष को पढ़ता हूं, किस तरह से इतनी बुरी परिस्थितियों में उन्होंने आंदोलन को चलाया, पेट काट काट के उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया, तमाम तरह के आरोप सहे उन्होंने, तमाम तरह के जुर्म सहे, जेलें काटी, लेकिन लक्ष्य के प्रति डटे रहे, इसलिए वो आंदोलन कामयाब कर पाए। अगर आप भी डटे रहे तो मुझसे लिखवा के ले लो, एफिडेविट ले लो, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद, और मैं आपको संकल्प करके एफिडेविट देता हूं कि 10 साल में देश की सबसे बड़ी पार्टी में आपका शुमार होगा। मुझसे आप एफिडेविट लिखवा लें। और जब देश की सत्ता बनाने के चुनाव हुआ करेंगे तो तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ आपका नाम भी चला करेगा कि आजाद समाज पार्टी हो सकता है इस बार केंद्र की सत्ता में काबिज हो जाए, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के लोग बहुत मेहनत किए हैं और चारों तरफ उनकी बात आगे बढ़ रही है कि आजाद समाज पार्टी के लोग इस लोकसभा को जीत सकते हैं, इस लोकसभा को जीत सकते हैं। मगर कब होगा? जब आप अपने अपने यहां बुनियाद को मजबूत करोगे, अपने अपने काम। और जब आप आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे तो मैत्री नहीं बन पाएगी, मैत्री नहीं बन तो मिलकर लड़ ही नहीं पाएंगे। जब मिलकर लड़ पाएंगे तो फिर नुकसान होगा। अब फिर सोचो नुकसान होगा तो उसका नुकसान कितना कितना होता है। वो नुकसान इतना होता है, हम ताकत में नहीं आते तो ये जो बहन बेटियों पे जुल्म होता है सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण में, तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हो जाते हैं। ये जो हमारे बच्चों का भविष्य गड्ढे में जाता है, अधिकार छीनते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके जो है अपराधी आरोपी हम लोग हो जाते हैं। जो हमारे लोगों पे जुल्म जाती होती है, जमीनें छीनती है और नुकसान पहुंचा जाता है, और जाति धर्म के नाम पे जो हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और जो न्याय पसंद लोगों के साथ जो जुल्म जाती होती है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम होते हैं। क्योंकि जब लोकतंत्र में वोट हमारा राज तुम्हारा का सिद्धांत और बहुजन समाज के लोगों पे बहुसंख्यक वोट है, तो फिर कम वोट वाले कैसे जीत रहे हैं ये बात भी समझने का सवाल है। क्या तो हमारे वोट की चोरी हो रही है, या हमारा वोट बिक रहा है, या फिर हम लोग अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं। तो मेरा मानना अगर हम जिम्मेदार हो जाए तो हम वोट की चोरी भी रोक सकते हैं और हम वोट की बिक्री भी रोक सकते हैं। जब हम चोरी और बिक्री रोक देंगे तो फिर जाके आंदोलन आगे बढ़ेगा। और मेरा मत यह है, मैं इस आंदोलन को बस वहां ले जाना चाहता हूं अपने जीते जी, कि जब एक मेरे जैसा चप्पल वाला भाई भी एमपी एमएलए बन के, मिनिस्टर बन के विधानसभा और लोकसभा में जाकर बैठेगा, जब धन तंत्र की राजनीति खत्म होगी और गरीबों की राजनीति आगे बढ़ेगी, वो तब संभव है जब हमारा संगठन बड़ा मजबूत होगा और संगठन कोज के प्रति, लक्ष्य के प्रति समर्पित होगा। तो जिस भी गरीब कार्यकर्ता को अवसर पार्टी दे देगी, पूरा संगठन मिलकर उसको लड़ाएगा, एक एक पैसा जोड़ के उसकी मदद करेगा, तो एक गरीब का बेटा आगे बढ़ेगा। और गरीब का बेटा आगे बढ़ेगा तो अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए और अपने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से काम करेगा। इस तरह से आंदोलन कामयाब होगा। बस मेरे साथ मिलकर इस आंदोलन को वहां तक ले चलो जहां तक ये भाव पैदा हो जाए कि हमें मिशन के, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मिशन है, हम रहे न रहे मिशन रहना चाहिए। क्योंकि मिशन जब जब रहा है तभी अवसर पैदा हुए हैं, और जब जब मिशन खत्म हुआ है तभी तभी अवसर समाप्ति की तरफ चले गए। आज इस देश में ऐसा लगता कुछ है ही नहीं। तमाम पेपर भर्तियों में पेपर लीक हो जाते हैं, तमाम जो है पहले स्कॉलरशिप मिलती थी, तमाम तरह से अवसर मिलते, सब खत्म हो रहे हैं। तो बचेगा क्या? तो तभी कुछ बचेगा जब आप अपनी ताकत बना लो। आपने मुझे बड़ी गंभीरता से सुना और आप ये भी जानते हैं कि मेरे कंधों में बहुत जिम्मेदारी है। तमाम फोन और तमाम तरह की समस्याओं के लिए भी मुझे संघर्ष करना पड़ता है। हर मामले मुझे अधिकारी कर्मचारियों से बात करनी पड़ती है, क्योंकि लोकसभा की जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो लोकसभा में जो कल होने वाला है उस पर भी, और लोकसभा क्षेत्र में जो समस्या उन पर भी मुझे काम करना पड़ता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि बहुत सारे लोग ये इच्छा जताते हैं कि हमें मिलने आना है, फिर मैं उनको डांट के अनुशासन भी समझाता हूं कि भाई बिना बात के मत आया करो, क्योंकि इससे आपका समय और पैसे की हानि होगी। अगर मैं आपको नहीं मिला तो आपका समय और पैसा जाएगा। तो अनुशासन भी मेंटेन करो। अपने नीचे के लोग, जो हमारे विधानसभा के लोग, जिले के लोगों के संपर्क में रह करो, और जिले के लोग जो हैं वो मंडल और अपने जो प्रभारी उनके संपर्क में रहा करो, और उनके जो उनसे सीनियर के लोग हैं वो प्रदेश और राष्ट्रीय कोर कमेटी के संपर्क में रहा करो। जब तक आप अनुशासन नहीं बनाओगे तब तक ताकत नहीं। ये अनुशासन ही तो है,
ये अनुशासन है कि मैं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस मान के खड़ा हूं। लेकिन अगर आप भीड़ जुटा दोगे जिस तरह की आपने वहां जुटा रखी थी, तो आपके बीच से कोई चाकू निकाल कर चुपचाप मेरी कमर में घोस के चला जाएगा या मेरे सर में गले में घोस के चला, आपको पता मिलेगा। बाद में आप रोते रहोगे, अरे भैया हमारा तो भाई चला गया। तो भाई क्या कर लेगा जब आप ही लोग नहीं व्यवस्था बनाते? बताओ क्या जवाब है आपके पास कि आप जिस तरह बताओ कमी है क्या कोई? जब गोली चलाने लगे हैं लोग तो चुपचाप चाकू मारने में क्या बुराई है, गोली मारने में क्या बुराई? आप जेब में से देख लो कि क्या ले घूम रहा है इतनी भीड़ में। लेकिन अगर आप ही सिस्टम को नहीं समझ के व्यवस्था नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा? मुझे मौत की परवाह नहीं है, मौत की परवाह होती तो मैं उस भीड़ में घुसता क्यों? आप बताओ ना, मैं घुसता क्यों उस भीड़ में? मैं तो कहता भाई पहले व्यवस्था बनाओ तब आऊंगा। मैं नहीं डरता मरने से, मौत एक दिन आएगी, मृत्यु टल सकते हैं, जो पैदा हुआ उसको जाना। लेकिन क्या अपने लोगों के आंसू पूछे बगैर चले जाना ये अच्छा होगा क्या? कुछ समय तो मेरी बात को मान के आंदोलन को आगे बढ़ाओ, फिर मैं चला भी जाऊंगा तो आप लोग संभाल लेना। समझते नहीं समझते? आज आप पे बल है ना कि सब अधिकारी कर्मचारी आपकी सुनवाई कर रहे हैं, ये बल पैदा हो गया नहीं हो गया? 4 महीने पहले नहीं था ना बल, और अगले 4 महीने बाद हो सकता है और बड़ा बल पैदा हो कि आपके प्रदेश अध्यक्ष सीधे डीजीपी को फोन करें और प्रमुख सचिव को फोन करें कि भाई सुनो, ये अपने इनको समझाओ अधिकारी कर्मचारी भी काम नहीं कर रहे हैं, वरना हम इनके खिलाफ विधानसभा के बाहर भी मोर्चा लेंगे और सड़कों पे मोर्चा लेंगे और हम सड़कें बिल्कुल जाम कर नहीं सकते क्या? हम लोग कर सकते हैं। 2 अप्रैल में हमने की नहीं थी क्या? हम चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं, पूरा सिस्टम बिल्कुल हिला देंगे हम लोग अगर अपनी पे आगे। अगर जुल्म बढ़ता रहा तो हम करेंगे सब कुछ और सरकारों को की नाक में नकेल डाल देंगे। क्या हम डरपोक हैं? क्या हम जान रहे हैं कि हमारी जिंदगी कोई मोल नहीं है? क्या हमारी बहन बेटियां, गरीबों की, मजलूमों की बेटियां इज्जत नहीं रखती क्या कि कोई भी उनको नोच दे, कोई भी उनको सता दे? क्या हम मर गए? क्या हो गया हमारी जमीन? हमें समझना पड़ेगा कि हम जो चुप भी थाम के बैठे हैं इसका नुकसान हो रहा, और हमें युद्ध नहीं लड़ना है, हमें संविधान के जरिए सख्ती बनानी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी ताकत बना। जिस दिन ताकत होगी तो गुंडे भाग जाया करेंगे यहां से, और भागे भी आप जानते हो। और पिछली बार तो नौजवान नहीं खड़ा था आंदोलन में, सीनियर बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे लोग। इस बार तो नौजवान भी खड़ा है, नौजवान भी खड़ा है, और कर्मचारी अधिकारी वो भी बेचारे मन में उनके, और देखो, और सब एकजुट हो जाएंगे तो बदल जाएगा सब। और फिर मैंने कहा एक बहुत बड़ा तबका जिसको हम कहते हैं पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज, और वो इतना लूटा पिटा है, सबको वोट दे दे के कोई इनके मुद्दों पे बात भी नहीं करता, कोई इन पे होने वाले जुर्म पे बोलता भी नहीं। वो बहुत उम्मीद लगे बैठे हैं कि भाई आजाद समाज पार्टी के जरिए हमारे हक की बात होगी, क्योंकि वो न्याय की बात करते हैं, वो सबकी बात करते हैं, वो भाईचारे की बात उनकी। अच्छा, इसीलिए डर है सब लोगों को, इसीलिए डर है कि ये आंदोलन आगे ना बढ़ जाए, वरना सब कमजोर वर्ग के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और ये होने भी हैं। भाई कौन रोक सकता है इसको? जब आप इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हो तो कौन रोक सकता है इसको? कोई नहीं रोक सकता। तो पुनः मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, और मैं मार्गदर्शन दिशा निर्देश के तौर पे जो मैंने आपसे कहा, मुझे आशा विश्वास है कि आप उस पर आगे चलेंगे। और जो आर्थिक मदद आपने चुनाव में की थी जिले जिले से, मैं उसके लिए भी आपका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि बिना आपकी मदद के इस समय मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। आप जानते, इतना आसान नहीं है इस समय। आपने जो 1-1 रुपया जुटा के अपने जिलों से भेजा, आपने अपना पेट काट काट के जो मदद की, उसी से शक्ति का निर्माण हुआ। इस शक्ति के निर्माण में मैं अकेला नहीं हूं, इसका श्रेय मुझे नहीं जाता, इसका श्रेय जाता है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को, उनके 10-11 साल के संघर्ष को, उनके संघर्ष को, और हमारे जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जो रिटायर कर्मचारी, उन्होंने भी बहुत मदद की, 1-1 पैसा देके उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया, और हमारी माँ बहनों ने भी बहुत मदद की। इस तरह से आंदोलन कामयाब हुआ। लेकिन ये बताओ, क्या खैर को कामयाब कर लोगे नहीं कर लोगे? देखो, जब उपचुनाव होगा तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनमें तो बहुत कोई मनोबल नहीं होगा, और ना ही उनके अंदर जुनून होगा, क्योंकि तो सत्ता में। और जो विपक्ष में बैठे हैं उनके हालात आपको पता ही है। तो मनोबल किस में होगा, जुनून किस में होगा, ताकत किसको बनानी है? आजाद समाज पार्टी को, भीम आर्मी को। तो जब जुनून आपके अंदर होगा तो जीतेगा कौन? वही जीतेगा, जुनून होगा इसके अंदर। ठीक है, तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और ईस्ट जोन के प्रभारी जी को और तमाम हमारे मंडल और राष्ट्रीय कोर कमेटी के नेताओं को और जिले विधानसभा और मीडिया के तमाम साथियों को, मीडिया जो हमारा सेल है उसके, और 1-1 पदाधिकारी को ये कहता हूं कि वो जो भी आदेश हो और जो भी आपका निष्कर्ष हो उसको आगे बढ़ाते रहें। और आज से बस ये सोच लें कि भाई यही हमारे लिए लक्ष्य है। ऐसा ना सोचे कि जब चुनाव की डेट आएगी नहीं फिर तो खराब।
साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप हमारी यूपीआई आईडी bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।